उदय प्रताप जी, न्यूज 18 इंडिया के हमारा जो मंच है ये डायमंड स्टेट समिट, आपका स्वागत करता हूं। चूंकि आपके पास मध्य प्रदेश की सरकार के दो ऐसे विभाग हैं, एक तो स्कूल शिक्षा जो हर घर का कोई बच्चा किसी स्कूल में पढ़ता है, और दूसरा ट्रांसपोर्ट, हर शख्स को, हर इंसान को ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना ही है। तो इसलिए आपके दोनों विभाग बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो मैं तो अपने दर्शकों से कहूंगा कि आपका इतना स्वागत कर दें कि आप इनकी सारी, जितने भी इनके मन में सवाल हैं उनके जवाब दें बहुत अच्छे से। थोड़ा सा तालियां बजा के स्वागत कर दीजिए। सर, मैं शुरुआत करूंगा युवाओं से, स्कूल से शुरुआत करूंगा, जिसको बीच में अभी जेनजी कहा गया या युवा। मैं आपसे युवा शब्द कहूंगा कि युवाओं को जहन में रखते हुए, और आप एक स्कूल शिक्षा मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, आपकी सरकार में आपने ऐसी कौन सी चीजें हैं जो जिनकी शुरुआत की है या हो रही हैं? सबसे पहले तो मैं आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। न्यूज़ 18 इंडिया का एक अच्छा प्लेटफॉर्म, और हम लोगों के पास ऐसे कम अवसर होते हैं जब अपनी खुद की बात बताने के हमारे पास रोज अवसर हैं, लेकिन कोई हमसे कुछ पूछे और उसका जवाब देना पड़े, इस तरह की अवसर कम आते हैं। तो सब आपका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने कहा कि स्कूली इस सिस्टम में बच्चों के लिए हम क्या कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से आज जो बच्चा हायर सेकेंडरी लेवल तक है, यही बच्चा आगे जाके इस देश को लीड करने वाला है। ये छोटे स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, यही हमारा सही मानो भविष्य है। तो एजुकेशन का पैटर्न है, बच्चों को सुविधाएं हैं, ये इतनी अनेक तरह की चीज़ें हैं जो उनके ज्ञान के साथ साथ उनके जीवन को प्रभावित करती हैं। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति इस देश में आई। नई शिक्षा नीति जो परंपरागत शिक्षा थी, जिसमें आपके अंदर स्किल है उसका कोई, उस शिक्षा में कोई मायने नहीं था। आपके शौक हैं उस शिक्षा में वो मायने नहीं रखते थे। केवल ऐसा ज्ञान था जो जिसके आधार पे आप सर्विस लेने के लिए पीछे घूमते रहो, बाकी और बहुत रास्ते खुलते नहीं थे उसमें। लेकिन नई शिक्षा नीति के बाद स्वाभाविक रूप से ज्ञान तो आधार होता ही है, साथ ही आपके अंदर क्षमताएं हैं उसको विकसित करने का काम है। कैरियर काउंसलिंग के स्कोप्स हैं, व्यावसायिक शिक्षा का एक पैटर्न डेवलप हुआ है, डिजिटल एजुकेशन की तरफ हमारी शिक्षण व्यवस्था आगे बढ़ी है। बच्चों को जो आज के समय की सुविधाएं हैं, लैब्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, स्मार्ट क्लासेस हैं, अटल थिंकिंग लैब्स हैं, मतलब बच्चे को जो अपने कैरियर को बनाने के लिए, पढ़ने के बाद वो क्या करेगा उसका विषय है, लेकिन उसे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, उसके लिए वो सारी चीज़ें माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हम लोगों ने करने की कोशिश की है। चूँकि बड़ा विभाग है, पूरे राज्य में सारी चीज़ों को एक साथ नहीं भेज सकते, लेकिन हम लोगों ने एक टाइम फ्रेम में चीज़ों को उतारने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि अगले 2 साल में मध्य प्रदेश में हमने जो अपेक्षा की है उसको हम लोग नीचे तक कर पाएंगे। सर, एक सवाल शिक्षा का मैंने किया। एक दूसरी जो चीज है, मैं क्योंकि जिसका वास्ता सभी से, सबका है, हर मतलब जो भी मध्य प्रदेश का नागरिक है, कि जो MPSRTC मध्य प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, उसका आप लोग रिवाइवल कर रहे हैं। क्या योजना है, कब तक एक मूर्त रूप वो सामने होगा? हम लोगों का मन तो इसे काफ़ी पहले शुरू करने का था, लेकिन जब आप समझते हैं किसी चीज़ को जब दोबारा से, पहली बार किसी चीज़ को लॉन्च करना बहुत आसान होता है, लेकिन एक बंद पड़े सिस्टम को दोबारा से उसे प्लेटफॉर्म देना एक चुनौती रहती है। उस पर हम लोगों ने काम किया, कंपनी फॉर्म की और तैयारी करी। चूँकि इसको सरकार खुद नहीं करना चाहती, सरकार इसको PPP मोड पर करना चाहती। जो बसेस चला रहे हैं, बस ओनर्स हैं, उनके साथ हम अलायंस करके और इस सिस्टम को डेवलप करना चाहते हैं। तो ये थोड़ा समय लगने वाली चीज़ है, लोगों का विश्वास जीतने वाली चीज़ है। लोगों को अभी बीच में आपने देखा होगा कि उन्हें लगा कि हमारा जो अभी जो लोग काम कर रहे हैं, जो इस बिजनेस में अभी इन्वॉल्व है, उन्हें लगा कि हमारे धंधे चौपट होंगे। तो कुछ मिसकम्युनिकेशन भी था, मिसअंडरस्टैंडिंग भी थी। तो उन चीज़ों को हम लोग, उनको भी दूर करने, लगातार सरकार बातचीत कर रही थी ट्रांसपोर्ट, उनको भी हम लोग दूर करने का काम कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक चीज तय है कि हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे
जिसमें किसी किस्म का किसी पक्ष को असंतोष हो। तो सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करके जल्दी हम ये सिस्टम को चलाएंगे, हमने तय किया है और काफ़ी चीज़ें हम उस पर कर भी चुके हैं। आप मतलब मैं सबको बता दूं कि उदय प्रताप जी खुद भी एक स्कूल चलाते हैं, इसलिए चूंकि आपके पास खुद भी स्कूल चलाने का अनुभव है, सक्सेसफुली चलाने का अनुभव है और आप मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री भी हैं। मैं ये समझना चाहूंगा कि एक डिस्पैरिटी हमारी सोसाइटी में है कि प्राइवेट स्कूल और एक सरकारी स्कूल, ये डिस्पैरिटी कैसे खत्म होगी? सबसे पहले तो ये बता दूं कि जब मैं स्कूल खोला था उस समय में शिक्षा मंत्री नहीं था। कई बार लोगों को लगता है कि जिस जगह पर बैठे हैं उसका नहीं, लेकिन हो सकता है आपको शिक्षा मंत्री बनाने वो स्कूल चलाना आपकी काबिलियत रही। तो एक समाज के अंदर दो चीजें ऐसी हैं। भौतिक युग में लोग, हर आदमी चाहता है पैसा कमाना, बुरी बात भी नहीं, कमाना चाहिए। हॉस्पिटल और स्कूल दो ऐसे काम है जिसमें जनता की सेवा भी होती है और आपकी जो भौतिक अपेक्षाएं उनकी पूर्ति भी होती है और सोशल स्टेटस का भी एक वो रहता है कि आप एक अच्छा काम कर रहे हो आप। तो इस तरह से उसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि दोनों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, अकेले सरकारी सेक्टर की और प्राइवेट सेक्टर की। अकेले गवर्नमेंट सेक्टर हमारा जो चला रहा है, हमारी अपनी सीमाएं होती हैं। हमने उसको अपग्रेड किया, पहले सिस्टम को और अच्छा करने की कोशिश की है और आप देखना कि ये बहुत जल्दी अगले 2-3 सालों में जिस चीज़ की हम अभी केवल हम कल्पना करते हैं, हमारा मॉडल स्कूल है, एक्सीलेंस है, PM श्री है, सांदीपनी है, एक उसको एक अच्छे लेवल पर हम लेके गए। हमारी कोशिश है हम प्राइमरी लेवल पर जो स्कूल्स हैं दूर दराज के गाँव में, उनको अभी कई जगह हमारे स्कूल की हालत ठीक नहीं है, मुझे इस बात को कहने में संकोच नहीं। कई जगह हमको मेंटेनेंस की आवश्यकता है, कई जगह नए भवनों की आवश्यकता है, उस पर हम काम कर रहे हैं। साथ में लगभग 30-35 लाख बच्चों को प्राइवेट सेक्टर भी पढ़ाता है, उनकी भी बराबर की भूमिका है। सरकारें हर काम खुद नहीं कर सकती जब तक समाज की सहभागिता नहीं होगी। मैं उसको, वो एक बिजनेस सेक्टर है। आप कल्पना करिए, हम सरकार स्कूल खोलती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, उसमें हमारा पैसा लगता है, 4 कर्मचारी उसमें हम अपॉइंट करते हैं। और प्राइवेट सेक्टर का एक स्कूल आता है, पैसा भी आता है बाजार में, मतलब आपका करेंसी बाजार के अंदर आई, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ तो सारी चीज़ें, वो बाजार चलता है, ईंट वाले की ईंट बिकती है, इस तरह से एक पूरा अपन उसको व्यवसायिक तरीके से देखें। और बाद में फिर वो बच्चों की शिक्षा देने का काम भी करता है और जॉब्स भी वहाँ पर पैदा होते हैं। तो दोनों तरह की चीज़ें हैं। सरकार अपना काम करे, प्राइवेट सेक्टर के लोग आते हैं, हम लोग उनको उत्साहित करने का काम करते हैं, हम तो उत्साहित नहीं करते। प्राइवेट सेक्टर भी अच्छा काम करे और इस देश की तरक्की में जितना समय समय पर सरकारों ने काम किया है, मुझे लगता है कि हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं और जो समाज की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। आपने सांदीपनी स्कूल का नाम लिया, आपके जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, उनका कृष्ण प्रेम है, मतलब सांदीपनी भगवान कृष्ण के गुरु। तो ये सांदीपनी स्कूलों को हम कह सकते हैं कि ये आप, हाँ, ये आपके मन में एक मॉडल है जो उन बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से बेहतर होगा। सांदीपनी विद्यालय क्या हमारे, क्योंकि पहले वो CM राइद हुआ करते थे। सांदीपनी विद्यालय एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमारी वित्तीय प्रबंधन सरकार की जिम्मेदारी, हम कितने खोल पाएंगे। अब हमने प्लान किया, हम 200 सांदीपनी और खोल रहे हैं। अभी कितने हैं? अभी लगभग हमारे पास 375 के आसपास अभी है, 200 हम और खोलने जा रहे हैं। आप कल्पना करिए, अगर मध्य प्रदेश में एक साथ 2000 सांदीपनी खोल पाते तो पूरा सिस्टम चेंज हो जाता। आपको मतलब आपको लगता है कि दुनिया के किसी भी देश में जो हाईटेक इंस्टीट्यूट्स हैं उस तरह का एक संस्थान हम खड़ा कर देते। लेकिन हमारी अपनी लिमिटेशन, फाइनेंशियल लिमिटेशंस हैं, हमारी अपनी बाध्यताएं हैं, इस कारण से सब एक साथ संभव नहीं हो सकता। और 2000 स्कूल खुलते खुलते समय भी लगना है। तो इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि सांदीपनी को हम प्रमोट कर रहे हैं, मॉडल स्कूल हैं, एक्सीलेंस है, PM श्री है। इसके साथ में जो हमारे छोटे स्कूल हैं प्राइमरी लेवल के दूरस्थ गाँव में, हम उनको भी हमने एक प्लान तैयार किया है। अभी बहुत प्राइमरी लेवल पर है, लेकिन मुझे लगता है 1-2 महीने के अंदर उसे हम आकार देंगे। हम उन छोटे स्कूल्स को भी बहुत सुंदर करने वाले हैं, उनको
मतलब इतना अट्रैक्टिव करेंगे, जिस तरह सांदीपनी है वैसे ही 2 कमरे का वो गांव का स्कूल भी, उसको नर्सरी कैंपस स्कूल ना? इतना अट्रैक्टिव करेंगे, मतलब उसमें अट्रैक्शन होगा कि बच्चा वहां जाना चाहेगा, पेरेंट्स अपने बच्चे को उसे भेजना चाहेंगे। अभी प्लास्टर नहीं हुआ, कलर नहीं है, बिजली नहीं है, बाहर मतलब उसका कैंपस बहुत व्यवस्थित नहीं है, लेकिन ये सब चीजें उस गांव में बहुत कम पैसे में हो सकती हैं, उसको व्यवस्थित कर। दूसरा, हमारा टीचर्स का माइंडसेट बदला है। हम ऐसे सैकड़ों शिक्षकों को जानते हैं जिन्होंने अपने परिश्रम और लोगों का सोशल इन्वॉल्वमेंट से उन्होंने उस संस्था को ठीक किया है, बगैर सरकार की मदद लिए सरकारी स्कूल को अच्छा करने का काम किया है। तो समाज में परिवर्तन आ रहा है, जागरूकता बढ़ी है और लोगों का थोड़ा सा मन भी हुआ है कि हमारी भी क्या भूमिका है, ये व्यक्ति खुद भी तय करने लगा है। एक बार फिर मैं ट्रांसपोर्ट पे आऊंगा। ड्राइविंग लाइसेंस या ओवरऑल आपका जो सिस्टम है, क्योंकि बहुत शिकायतें लोगों को होती हैं कि भाई ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में ये प्रॉब्लम है, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कराने में ये प्रॉब्लम है। एज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उन चीज़ों को खत्म करने के लिए आपने मतलब जो रिसेंट आपकी इनिशिएटिव जो हों, जो हम लोगों की, हमारे जो सुनने वाले हैं उनको लगे कि हाँ अब उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होगी। मैं इसको कहूंगा कि 3-4 साल पहले का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और अब का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, इसमें आप जमीन आसमान का अंतर देखोगे। हम लोगों ने ट्रांसपेरेंट सिस्टम देना है पूरा डेलिकेटली उसको, क्योंकि ये अलग तरह का काम इसमें। एक पासपोर्ट की तरह फेसलेस की बात करते हैं, मतलब हम लोगों ने इसे, हमारी लगभग 58 तरह की 58 तरह की सर्विसेज हैं, हमने 52 सर्विसेज को फेसलेस कर दिया। घर बैठे लर्निंग लाइसेंस बना सकते हो, घर बैठे टैक्स जमा कर सकते हो, घर बैठे आप परमिट इशू कर सकते हो, घर बैठे आप चीज़ों एक्सटेंड कर सकते हो चीज़ों को। इस तरह की सर्विसेज हमने तैयार करी। अभी जो आपने ड्राइविंग लाइसेंस आदि का कहा है, भारत सरकार ने बड़ी मदद की, राज्य की सरकारों की। जो परिवहन मंत्रालय है उसमें हमारा जो फिटनेस सेंटर्स हैं वो डाल रहे हैं। पहले फिजिकली देखा उसको, वाहन आया नहीं आया, फिटनेस दे दी, उसकी हालत क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन अब ऑटोमेटिक पूरा एक यूनिट डली है, उस मोड पे उसको फिटनेस सर्टिफिकेट मिलता है। ड्राइविंग लाइसेंस के हम लोगों ने संभागीय मुख्यालयों पर ट्रेनिंग सेंटर्स डाल रहे हैं, उसमें लगभग 100% पैसा भारत सरकार देती है। आपने उसको चलाना है और लोगों को सुविधा देना है। हम संभागीय मुख्यालयों पर तो कर ही रहे हैं, बड़े जिलों में जिला स्तर पर भी जा रहे हैं। तो ड्राइविंग लाइसेंस जैसा दूसरे देशों में बनता है, यूरोप के देशों में, हमारे हिंदुस्तान में इस तरह से ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं थे, लेकिन दूसरे देशों अब पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी आपकी, आप उस पूरी साइकिल से निकलने के बाद ही आपको लाइसेंस जारी होगा, और सारी चीज़ें मतलब आपकी उसकी वीडियोग्राफी होगी, ये होगा, उन सबको देखने के बाद आपको लाइसेंस दिया जाएगा। तो मुझे लगता है इन मापदंडों को भी विभाग पूरा कर रहा है, और अगले 1-2 सालों में काफ़ी चीज़ें ज़मीन पर, क्योंकि शुरुआत जिनकी की थी हम लोगों ने, उनको तैयार होते होते समय लगता है। अगले 1-2 सालों में ये चीज़ें दिखने लगेंगी। भोपाल में फिटनेस ऑटोमेटिक तरीके से हो रही है, इंदौर में होने लगी, जबलपुर होने लगी, अब आगे आने वाले समय में नर्मदापुरम में होगी, नरसिंहपुर में होगी। तो ये चीज़ें नीचे जा रही हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगी। एक शिक्षकों की भर्ती की एक मतलब एक मुझे लगता है 4 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती आप लोग कर रहे हैं। क्या प्रोसेस चल रही है, और क्या, क्योंकि ये लगातार एक बड़ी शिकायत होती है कि शिक्षकों की कमी बनी हुई है, एक रेशो जो है बच्चों का और शिक्षकों का वो प्रॉपर नहीं है। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। बच्चों की संख्या भी घटी है पहले से। इसका कारण क्या है घटने का? इसके 2 कारण, जन्म दर भी घटी है, दूसरा खासकर प्राइमरी लेवल पे, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में नर्सरी, KG1, KG2 का कॉन्सेप्ट रहता नहीं, और पेरेंट्स चाहते हैं बच्चे को 4 साल का हुआ और उसको स्कूल भेजना है। हमारे यहाँ मापदंड है कि 6 साल का बच्चा होता है तब आता है, तो 6 साल तक कोई इंतजार नहीं करता। हमने प्रयोग किया, 5000 से अधिक ऐसे स्कूल में हमने नर्सरी चालू कराई, हमारा प्रयोग सफल रहा, और धीरे धीरे करके हमने आंगनबाड़ी प्राइमरी स्कूल के साथ क्लब करी, 2 आंगनबाड़ियों को प्राइमरी स्कूल कैंपस में खोलने का काम कर रहे हैं, जिससे कि हमको उस लेवल बच्चा मिले। तो जन्म दर भी घटी है थोड़ा सा प्राइमरी लेवल, लेकिन पिछले साल हम लोगों का एनरोलमेंट बढ़ा है, इस साल हमारा पहली क्लास का एनरोलमेंट पहले से बढ़ा है, और बच्चों को हम लोग बेहतर शिक्षा की तरफ, उनका अट्रैक्शन स्कूल की तरफ हो, इस बात के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में ये जो प्राइवेट और सरकार का जो एक
अभी अंतर रहता था उसको हम खत्म करेंगे और एक कॉम्पिटिटिवनेस के साथ प्राइवेट, और आज हमारे सांदीपनी में लाइन लगा के एडमिशन्स हो रहे हैं, मॉडल स्कूल में हो रहे हैं। तो उस तरह की चीज़ जब करेंगे तो हम उनके समकक्ष हम लोग खड़े हो पाएंगे। एक चीज है जो है सर, आपकी दोनों विभाग आपके काम आते हैं कि स्कूलों में बच्चों के लिए बसें चलती हैं और स्कूल के बच्चे आप ही मतलब देखते हैं, आप उनके एक तरह से सबके गार्जियन हैं। तो बसों के बीच बीच में हम लोग घटनाएं सुनते हैं कि अब बस का कहीं टकरा गई, कुछ हो गई, दुर्घटनाएं होती हैं। जो फिटनेस है, जब घटना हो जाती है तो अचानक पता चलता है कि एक कैंपेन चलने लगी, मुहिम चलने लगी, रास्ते में बसें रोक के चेक होने लगी, एक स्थायी व्यवस्था कि भाई जो स्कूली बसें हैं उसमें बच्चे हमारे महफूज रहें, सुरक्षित रहें, इसके लिए। ये देखो, लगातार कमियों मतलब लोग गलतियां करते हैं, इस बात की संभावना हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में कभी खत्म नहीं होती। गलतियों की गुंजाइश हर जगह रहती है, लेकिन हमारी कोशिश होना चाहिए कि यथासंभव नियम का पालन। हम लोग सख्ती भी करते हैं। अभी आप देखो कई बार स्ट्राइक होती है कि हमारी बसों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, कहीं कुछ नहीं हो रहा। इस तरह से हम लोग सख्ती करते हैं कि कायदे में जो चीज़ें आती हैं उनका पालन कराएं। और इसके बाद भी चूंकि हजारों की संख्या में गाड़ियां हैं, 15-18 हज़ार बसेस मध्य प्रदेश के अंदर इस तरह के ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं, तो उसमें कमियों की गुंजाइश रहती है। उसमें से कोई चूक हो जाती है, वही हाईलाइट होती है और स्वाभाविक रूप से दंडित करने का भी हम लोग काम करते हैं। कितने ऑफिसर्स पे कार्रवाई भी हुई है, बस ओनर्स पे कार्रवाई हुई है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि पहले से बेहतर व्यवस्थाएं दी हैं, पारदर्शी व्यवस्थाएं दी हैं। हमने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई है, प्रमोशंस किए हैं, भर्तियां की हैं। जब हम डिपार्टमेंट को टेक ओवर किया था उस समय 300 कुछ लोग हमारे विभाग में थे। हम लोगों ने बाद में अलग अलग तरह के ऑफिसर्स की भर्ती की। अभी हाईकोर्ट के मार्गदर्शन में हम लोगों ने प्रमोशंस भी किए हैं। तो चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो रही हैं। मुझे लगता है कि पहले से बेहतर जो है एक मैकेनिज्म मध्य प्रदेश के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम लोग कर पाए। एक बसों में कैमरे वगैरह की जो बातें होती, मतलब एक हम ये समझना चाहते हैं कि एक रेगुलर कैंपेन सरकार की तरफ से कोई ऐसी कि हाँ लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, लगातार मॉनिटरिंग सरकार कर रही है। देखो, हम लोग व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस लगा रहे हैं, छोटी गाड़ियों में इनबिल्ट है, उन गाड़ियों में लग के आती है। ट्रक्स में, बसेस में इस तरह के हैं, कैमरे फिट होना चाहिए। जो मापदंड है उनका पालन हो। मापदंड पहले भी थे, सख्ती से उनका पालन भी करा रहे। फिर भी कहीं कमी रहती है उसको तो हम लोग करते हैं। तो बीच बीच में सर कुछ वीडियोज आते हैं, मतलब जो वीडियो होते हैं वायरल होते हैं कि साहब अवैध वसूली हो रही है। ये अवैध वसूली जो ट्रांसपोर्टेशन के साथ, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ होती है, इसके लिए मतलब आपकी सरकार और आपकी तरफ से क्या सख्ती? इसमें जो हम लोग, मुझे लगता है सर्वाधिक अगर हमने सख्ती से किसी सिस्टम पर काम किया तो इसी पे किया। अच्छा, अवैध वसूली नहीं होगी, और वसूली के बाद जो वितरण का मैकेनिज्म था वो भी, ये इस तरह की किसी भी गतिविधि में हम लोगों ने कार्रवाइयाँ की। कहीं से शिकायत मिलती है, मुझे लगता है कि कई बार घंटों में हमने कार्रवाई की है। सारी प्रोसेस करके सस्पेंशन करना है, ये करना है कर्मचारी। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि हमारे लगभग 5-7% कर्मचारी जो है वो किसी न किसी दायरे में उन पर कार्रवाई चल रही है। ये बड़ा परसेंटेज है छोटे डिपार्टमेंट, छोटे कर्मचारियों की संख्या में। इतनी संख्या में हम लोग उनको कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार चौकसी करते हैं। हम लोगों ने बॉडी ऑन कैमराज दिए हैं, यहाँ कंट्रोल कमांड सेंटर बनाया भोपाल में, उससे नज़र रखते हैं। और बल्कि मीडिया के थ्रू भी अगर हमको खबर मिलती है तो हम फिर दूसरे सोर्सेज से, स्थानीय पुलिस प्रशासन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से उन चीज़ों को कंफर्म कराते हैं। अगर कहीं गलती पाई जाती है तो कार्रवाई करते हैं और लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आपने मतलब बड़ी लंबी राजनीति आपकी, जनपद अध्यक्ष से लेके आपने शुरुआत की, जिले में विधायक रहे, आप सांसद रहे, दिल्ली में आपने लंबे समय तक आप सांसद रहे। उसके बाद जब आप लौट के, आपसे कहा गया अचानक, थोड़ा सा मतलब सब लोग जानना चाहेंगे कि कैसा लगा था जब आपको अचानक कहा गया कि अब आपको जाके गाडरवारा से विधानसभा का चुनाव लड़ना है? कैसा लगा, कैसा था? पहले सच बताइएगा। नहीं, मुझे इस बात को कहने में कतई संकोच नहीं है। अकेले में भी ये बात कहता हूँ, सार्वजनिक रूप से भी कह सकता हूँ।
जब एक सिस्टम में आदमी लंबे समय काम करता है और उससे हटके किसी दूसरे तरफ के लिए कोई जिम्मेदारी मिलती है तो असहज तो होता ही। 15 क्योंकि बरस आप तो जीत के रिकॉर्ड बना रहे थे ना सांसद होते हुए। 15 साल लगातार दिल्ली में काम किया। एक पार्लियामेंट का एक अपना काम करने का, कंट्री वाइड आपका एक अपॉर्चुनिटी रहती है काम करने की। मैं सीपीए का मेंबर रहा तो दुनिया के कॉमनवेल्थ कंट्रीज में जाने का मौका मिलता था, उनके बीच में काम करने का मौका मिलता था, इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता था। वो एक अलग तरह का काम था। और स्टेट में जब हम आते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप सीधे लोगों की मदद कर पाते हैं, पॉलिसीज में आपका सीधा इन्वॉल्वमेंट होता है, आप लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णय आप यहाँ ले सकते हो। दोनों के अपने काम करने के वो है, लेकिन अल्टीमेटली आपका लक्ष्य ये है कि समाज में आपने काम करना है। तो दिल्ली में करना है कि भोपाल में करना है ये विषय नहीं है। चुनौती ये है कि आपको पूरे डेडिकेशन के साथ, बिल्कुल ईमानदारी के साथ, पूरे समय का सदुपयोग करते हुए जिस बात के लिए लोगों ने आपको चुना है उन चीज़ों को आपको जमीन पर उतारना है। इसकी कोशिश वहाँ भी करते थे, यहाँ भी करते थे। आपने सवाल का जवाब ही दे दिया। मैंने पूछा था कि गाढ़वाड़ा से जब आपको टिकट देने के लिए कहा गया कि चुनाव लड़ना है, क्योंकि मैं बतौर पत्रकार उस समय जो सर्वे आते थे या जो सीटें आती थी हमारे सामने, उसमें कहा जाता कि गाढ़वाड़ा थोड़ी कठिन सीट है, और उस कठिन सीट पे आपसे कहा गया कि बीजेपी के लिए कठिन सीट है और आपको दिल्ली की जगह आपसे कहा जाके चुनाव लड़ो। तो कैसा लगा था? और आपको पता चला था कि कठिन सीट है? कठिन और सरल जैसा पॉलिटिक्स में कुछ नहीं होता। ये तो बड़े डेडिकेशन वाला काम है। आपने अपना काम करना चाहिए। हजारों आंखें आपका पीछा करती हैं, वो आपका मानक तय करती हैं। मैं बहुत लंबे समय से, मतलब मैं तो एक रहता आदमी को कुछ ना कुछ करने की वृत्ति रहती है। तो स्कूल में था तब भी अपना छात्र संघ के चुनाव होते थे, उसमें इन्वॉल्वमेंट, कॉलेज के अंदर रहा तब रहा, फिर जनपद में। तो इस तरह की चीज चलती रही। लोगों का दिमाग आपके प्रति बन जाता है। आप कितने ही होशियार चंद हो वो मायने नहीं रखते। लोग आपको जिस नज़र से देखते हो उस नज़र में आपका मापदंड तय होना चाहिए। इसलिए जब भी जिस जगह भी हम गए या जो जिम्मेदारी पार्टी ने समय समय पर दी, लोगों ने उसको खूब भरपूर आशीर्वाद दिया है। इसलिए मुझे लगता है कि लोगों का मिलने वाला लगातार आशीर्वाद शायद मेरे लिए एक प्रमाण पत्र की तरह है, और मैं इसलिए बहुत चिंता नहीं करता। और मैं मतलब शायद उन विरले लोगों में ये कोई वो नहीं है। मैंने हमेशा कहा है कि काम करना है और जब लोग नकार देंगे तो दोबारा उनके बीच में नहीं जाना है। इस माइंडसेट के साथ हम चले हैं। इसलिए बहुत सावधानी भी बरतते हैं कि वो अवसर ना आए कि लोग आपको उतार दें। तो बहुत चौकस होकर, बहुत सावधानी से चीज़ों को बहुत समझते बूझते, लोगों की भावनाओं के अनुरूप काम करने की कोशिश करते हैं। शायद इसलिए मुझे लगता है कि चुनौती जैसी चीज़ें नहीं रहीं, बड़े आसान मुझे अवसर मिले हैं। नीचे परिस्थितियां कठिन रहती हैं, लेकिन आपकी कार्य पद्धति, लोगों का स्नेह, पार्टी की अपनी पार्टी का एक अपना प्लेटफॉर्म रहता है, पार्टी की एक अपनी इसका ऑरा है, उन सब चीज़ों का बड़ा लाभ होता है। वो लेकिन दिल्ली से यहाँ आने के बाद जो यहाँ पे जो आपको लगा कि जो चुनौती थी और जो आपको लग रहा था कि यहाँ करने का मौका मिलेगा, वो बीते 2.5 साल में आपको लगा कि हाँ वो मौका मिला और आप वो डिलीवरी दे पाए? यानी हम लोगों ने कोशिश की है। मैं इस बात को कहने में मुझे बिल्कुल संकोच नहीं है कि हम जो चाहते हैं कई बार वो नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी अगर हम उसके करीब पहुंच जाएं तो ये अपनी उपलब्धि है। हम लोगों ने स्कूल एजुकेशन में काफ़ी चीज़ों को छुआ है, पहले से बेहतर करने की कोशिश की है। हमने बच्चों का जो क्वालिटी एजुकेशन जो है उसमें हम लोग एक मापदंड तय किए हैं। बच्चों के परसेंटेज आप देखो, पास होने वाले बच्चों की संख्या अब 75% के आसपास हमारा एक एवरेज 10th और 12th का रिजल्ट आ रहा है। ये अपने आप में उपलब्धि है। हम बच्चों को समय पर यूनिफॉर्म दे पा रहे हैं, बुक्स दे पा रहे हैं, बाइसिकल्स दे पा रहे हैं बच्चों की। हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को आरटी का पैसा समय पर दे पा रहे हैं। हम मतलब सारी चीज़ों को हमने स्ट्रीमलाइन किया और समय के दायरे में चीज़ों को पूरा करने की हमने कोशिश की है। और बच्चों का दोबारा से एनरोलमेंट हमारा प्राइमरी लेवल पे बढ़ा है। हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी हम पहले से बहुत बेहतर हुए हैं। तो यही चीज़ें हैं जो आपको उत्साहित करती हैं। एक ट्रांसपेरेंसी इन ट्रांसपोर्ट, मतलब परिवहन में पारदर्शिता, इसके लिए मतलब कोई मूल मंत्र आपकी सरकार का, आपका परिवहन में पारदर्शिता? नहीं, स्वाभाविक रूप से देखिए, डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की आवश्यकता है तो पारदर्शिता की है। वो जहाँ आपका ये सिस्टम ब्रेक हुआ वो वहीं अविश्वास
आपके प्रति या सिस्टम के प्रति होने लगता है। इसलिए हमारी पूरी कोशिश रहती है सारी चीज़ें लोगों को महसूस होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, जो चल रहा है वो आदमी के समझ में आए। ऐसी कोई भी गतिविधि जो लोगों को समझ में नहीं आए, समझना चाहिए कि उस क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है, इसके पीछे कोई कारण है। इसलिए सारी चीज़ें हमारी वो स्मूथ तरीके से चलें, लोगों की जानकारी में चलें और डिजिटली जो हमारा जिस तरह की फैसिलिटीज़ हैं उनका हम लाभ लेते हुए करें और कोशिश करें कि इसमें आदमी का इन्वॉल्वमेंट कम हो, मशीन्स का इस्तेमाल हम ज़्यादा करें, हम इंटेलिजेंस का इस्तेमाल ज़्यादा करें, व्यक्ति की भूमिका घटती जाए, फेसलेस सर्विसेज हम बढ़ाते जाएं। यही सब चीज़ें होती हैं जो एक लोगों के लिए एक संतोषी का कारण बनती हैं। एक सवाल है, उस समय जब आप कांग्रेस से एक लंबा समय बीत गया, जब आप बीजेपी में आए थे और उसके बाद आपने बीजेपी में, मतलब मैं नीचे जब बात होती तो जो बीजेपी के कैडर के लोग बोलते हैं कि जैसे एक तरह से घुल मिल गए आप, लेकिन उस समय जो आपको कांग्रेस में दिखता था, जो शिकायतें आपको लगती थी, आपको लगा बीते इतने साल, एक लगभग दशक बीतने के बाद भी कुछ बदला कांग्रेस में? आपकी विपक्ष की पार्टी है वो। मैंने कांग्रेस के बारे में सही बताऊं सोचना बंद कर दिया। जब आपका ये घर है तो आप अपने घर परिवार के बारे में सोचो, मोहल्ला पड़ोस में दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अपन आराम से अपनी पार्टी की गतिविधियां, उसकी पार्टी के द्वारा दी गई जिम्मेदारियां और हमारे जो काम तय होते हैं उनमें अपना मन लगाते हैं। बाकी वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, वो मुझे लगता है अपन ज़्यादा उन चीज़ों में सोचना विचारना अनावश्यक खुद का समय खराब करना है। एक सवाल सबके मन में है क्योंकि, और ताज़ा है, दतिया में आप भी काफ़ी दिन रहे और आपने मेहनत की वहाँ पे, क्या हुआ दतिया में? मुझे लगता है कि दतिया में परिणाम पहले से बेहतर आए। जितनी पिछले चुनाव में हमको वोट मिली उससे ज़्यादा वोट वहाँ पर इस बार पार्टी ने ली है और स्वाभाविक रूप से इलेक्शन में या तो आप जीतोगे या हारोगे। हमारी पराजित सीट थी पिछले चुनाव में, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय नरोत्तम मिश्रा जी वहाँ पर चुनाव लूज कर गए थे। वो लगभग जिस मार्जिन से उन्होंने चुनाव हारे थे, 1500 कम ज़्यादा, वही मार्जिन अभी रहा। तो मुझे लगता है वहाँ की परिस्थितियाँ नहीं बदली, लगभग वैसी ही परिस्थितियाँ थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी दोबारा से अपना असेस कर रही है कि किस तरह से हम भविष्य में और क्या हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है, जो पिछले 2-3-4 सालों में जिसके कारण से हम वहाँ नहीं आ पा रहे दोबारा से, उन चीज़ों को ठीक करने की आवश्यकता पार्टी करेगी। तो वही है मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री जो कहते हुए कि पार्टी मंथन कर रही है। जहां तक दतिया की पार्टी की हार की बात है, लेकिन वो कांग्रेस ने अपनी सीट बरकरार रखी। न्यूज़ 18 इंडिया के मंच पर सर आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना बेशकीमती वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।